बच्चों, कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो भू-आकृतियों के बारे में और उनके विकास के बारे में जो बेसिक परिचय था वो पिछली क्लास में हमने देखा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि नदी निर्मित स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नदी निर्मित स्थल रूप, पहला है अपरदित स्थल रूप। अपरदित स्थल रूप कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत पहला देखेंगे घाटियां। घाटियां नदियों की प्रमुख स्थलाकृति है। घाटियां किस के अंदर ही नदियां बहती है और घाटियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है बच्चों, इसके बारे में भी हम देखेंगे। घाटियों का निर्माण अवनालिकाओं से और अवनालिकाओं का निर्माण सरिताओं से होता है। सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान हो जाता है। आकार के अनुसार इसे गार्ज व कैनियन में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो गार्ज और कैनियन में इन्हें विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो जहां से जल निकलता है, उस जल के निकलने का जो शुद्र तुंग जो क्षेत्र होता है उसे हम सरिताएं कहते हैं। सरिताएं जब विस्तारित रूप में आती है, जब बड़ी हो जाती है तो उसे अवनालिकाएं कहते हैं और अवनालिकाएं जब बड़ी हो जाती है तो उसे हम घाटियां कहते हैं और उन घाटियों में ही नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, नदी जो है अपनी तली को लगातार काटती रहती है, अर्थात जब जल बह रहा होता है बच्चों, तो बहते हुए जल में लगातार अपर्दन होता रहता है नीचे से। तो इस कारण से जो नदी की तली है वो लगातार अपर्दित होती रहती है और उसकी गहराई, जो घाटी की जो गहराई है वो भी लगातार बढ़ती जाती है। शुरुआत में घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के तरह होता है, लेकिन जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में जाकर के, विशेष रूप से वृद्धावस्था में जाकर के यह यू आकार की निर्माण करती है। तो वी से यू तक का जो सफर है यही नदी का हम जीवन चक्र कह सकते हैं। यू आकार जो होता है बच्चों वो वृद्धावस्था में देखा जाता है। आकार के अनुसार इसे गार्ज व कैनियन में विभाजित कर सकते हैं। जो इसकी घाटियां है इसे हम गार्ज और कैनियन में विभाजित कर सकते हैं। ये यहाँ पर चित्र के द्वारा, जैसे कि हमारी पुस्तक में भी दिया है कि ये जो गार्ज है काफी ऊंचा है, काफी ऊंचाई पर स्थित है ये गार्ज, अर्थात जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ों को बीच में काटती हुई जो नदियां हमें दिखाई दे रही है, ये नदियां, ये जो घाटियों के रूप में तो काफी गहराई तक काटी हुई है, सकरी है, गहरी है और दोनों तरफ के जो ढाल है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों तरफ के जो ढाल है वो खड़े हुए हैं। गार्ज का रूप हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों? गार्ज के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। गार्ज गहरी सकरी घाटी जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहते हैं। जो गार्ज का जो विस्तृत रूप होता है इसी को हम कैनियन कहते हैं। बाकी गार्ज और कैनियन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है कि किस प्रकार की चट्टानों की प्रकार है, चट्टान किस प्रकार की बनी हुई है और उनकी संरचना किस प्रकार की, उसी के आधार पर ही घाटी का प्रकार निर्भर करता है कि वो गार्ज बनेगा या फिर कैनियन बनेगा। ठीक है बच्चों, कैनियन का निर्माण अवसादी चट्टानों पर तथा गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों पर होता है। गार्ज व कैनियन के उदाहरण हर महाद्वीप पर मिलते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय है। यदि हिमालय पर्वत की हम बात करें तो यहाँ पर भी सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर गार्ज दिखाई देते हैं। कैनियन का निर्माण अवसादी चट्टानों पर बच्चों, जो अवसादी जो चट्टान है वहां पर कैनियन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों पर इस प्रकार से यहां पर होता है। यहां इसमें एक अंतर यह भी देखा जाता है बच्चों कि गार्ज में ऊपर से चौड़ाई कम होती है, जबकि कैनियन में ऊपर से चौड़ाई अधिक होती है। जल गर्तिका, अगला है जल गर्तिका एवं अवनमित कुंड।
पहाड़ी क्षेत्रों में नदी जल में अपर्दित कंकड़ पत्थर छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। बच्चों, जब पहाड़ों से जब नदी निकलती है, जब पहाड़ों से जब नदी निकलती है तो निकलने के पश्चात वो जहाँ पर गिरती है साथ ही उनके जो कंकर पत्थर, पहाड़ों से निकलने वाले जो कंकर पत्थर है वो भी जहाँ पर गिरते हैं उनमें फंस कर के एक वृत्ताकार, जब नदी मार्ग में आते हैं तो एक वृत्ताकार पथ पर के आकर के वो घूमने लगते हैं। जो कंकर पत्थर है वो घूमने लगते हैं, ये उस तरीके से है जैसे कि कोई कारपेंटर की बढ़ई चल रही हो। ठीक है, कारपेंटर जो होता है उसकी बढ़ई चल रही हो और वो वहां पर छेदन मशीन जो होती है वहां पर छेद कर रही है, उस तरीके से ये पत्थर घूमने लग जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं। और उससे क्या होता है, जल गर्तिका का निर्माण होता है। एक खड्ड, उस जो घाटी के अंदर ही एक खड्ड का निर्माण होता है, जिसे जल गर्तिका हम कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और ये गर्त आपस में मिल जाते हैं, जिसे अवनमित कुंड कहा जाता है। धीरे धीरे जब कुछ समय के पश्चात जब जल गर्तिकाओं के निर्मित जो ये गर्त होते हैं इनका आकार बढ़ता जाता है और बढ़ने के पश्चात ये गर्त आपस में मिल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसे कुंड के आकार के हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं अवनमित कुंड। तो इस प्रकार के हमने देखा जल गर्तिका और अवनमित कुंड कहाँ पर, नदी के घाटी पे, नदी के तल में, नदी की जो तल है नीचे जहां से नदी प्रवाहित हो रही है वहां पर ये चीजें पाई जाती है। इसके पश्चात देखते हैं अधः कर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प। बच्चों, प्रौढ़ नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा पार्श्व अपरदन अधिक करती है। परिणाम स्वरूप नदी अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। अतः नदियां सीधे मार्ग से न प्रभावित होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती है। इस कारण नदी के मार्ग में मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। जब बच्चों प्रौढ़ नदी होती है और मैदानी भाग में यहां से जब आती हुई, जब मैदानी भाग में आती है तो मैदानी भाग में आकर के ये पार्श्व कटाव, देखो लंबवत कटाव बच्चों, यहाँ पर यदि कोई नदी बह रही है तो नीचे की ओर कटाव करना, लंबवत कटाव। ठीक है, नीचे की ओर यदि कोई नदी बह रही है तो लंबवत कटाव करना कम कर देती है और पार्श्व अगल बगल में कटाव करना ज्यादा प्रारंभ कर देती है, ज्यादा अपर्दन करना कर देती है। ठीक है, पार्श्व अपर्दन, जिससे क्या है कि अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय ये चौड़ा करने पर ज्यादा कार्य करती है। लंबवत कटाव होगा तो घाटी गहरी होगी और पार्श्व कटाव होगा तो घाटी चौड़ी होगी। तो चौड़ी जब घाटी कर लेती है तो बच्चों सीधे मार्ग से न प्रभावित होकर के बल खाती हुई जाती है। इस प्रकार से यदि घाटी चौड़ी होगी बच्चों, घाटी चौड़ी होगी लेकिन जल तो फिक्स है, घाटी चौड़ी होगी लेकिन नदी में जलने वाला जो जल है, जो पानी है, वो तो उतना ही होगा, चौड़ी हो चाहे सकड़ी हो। तो चौड़ी होने के पश्चात जो जल होगा वो सीधा ना जाकर के घाटी के अंदर ही बल खाते हुए जाएगा। इसे किस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों, हम ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि यहां पर ये घाटी है, ठीक है, और इस घाटी का निर्माण पहले ये था और अब चौड़ी होकर के ये इस प्रकार से हो गई है और चौड़ी हो गई है। लेकिन जल बच्चों यहां पर मैं बता दूं कि जल माना कि ये है, तो जल तो पहले सीधा जा रहा था लेकिन वर्तमान में जब चौड़ी हो जाती है तो सीधा ना जा करके ये इस तरीके से जाने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जल का प्रवाहित होता है, अर्थात बल खाते हुए सीधा ना जाकर के जो पानी या जल सीधा ना जाकर के घाटी चौड़ी होने के कारण बल खाता हुआ निकलता है। ठीक है बच्चों, अब बल खाते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते में से निकलता है और इसी मोड़ों को हम क्या कहते हैं, नदी विसर्प, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मियांडर। नदी विसर्प
इसे हम कहते हैं। ठीक है, कठोर चट्टानों से घिरे हुए विसर्पों को अधः कर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये नदी घाटी इस तरीके से होती हुई ये बहुत बड़ी मात्रा में हमने अच्छे तरीके से यह अधः कर्तित विसर्प देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज हमने कुछ भू आकृतियां देखी जो कि नदी द्वारा निर्मित होते हैं। अगली क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए नदी के द्वारा निक्षेपित आकृतियों को देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।